हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित ह्यूमन सर्वाइवल की बेहतरीन मूवी जिसकी IMDb में रेटिंग 8.4 है। मूवी का नाम है द गोट लाइफ। लिए बिना समय गवाए चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर नजीब और हकीम नाम के दो व्यक्ति को देखते हैं जो कि बेसिकली केरल से थे, परंतु अच्छी लाइफस्टाइल और जॉब की तलाश में इंडिया से सऊदी अरब आए थे ताकि भारत में रह रहे अपने परिवार वालों को अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। कुछ देर बाद वो अपने डॉक्यूमेंट को चेक कराकर बाहर आए तो उन्हें पता चलता है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करने आए थे वहाँ से उनको लेने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं आई थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। बेसिकली दोनों के मलयाली होने की वजह से उनको मलयालम लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं आती थी, लेकिन हकीम थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ पाता था और बोल भी सकता था। दरअसल सऊदी अरब में ज़्यादा अरबी बोली जाती थी, इसलिए वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। किस्मत से तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी लैंग्वेज समझता था। उसके माध्यम से उसी कंपनी में कॉल करते हैं, परंतु फ्राइडे होने की वजह से कोई फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि सऊदी में फ्राइडे को हॉलीडे होता है। इसके बाद नजीम और हकीम एयरपोर्ट के बाहर आकर किसी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। अलग अलग देश से आए लोगों के लिए उनकी कंपनी की तरफ से गाड़ियां आई थी, परंतु इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं। खैर, अब बहुत देर होने पर वहां पर एक शेख आता है जिसको काफिल जूनियर नाम से बुलाएंगे क्योंकि काफिल सऊदी अरब में मालिक को बोला जाता है। वो वहां पर आकर उन दोनों का पासपोर्ट चेक करता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद नजीब और हकीम को लगता है कि ये उसी कंपनी की तरफ से आया तो नहीं है। वो दोनों उस काफिल से बात करते हैं, परंतु अरबी भाषा की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाते और इसके साथ ही वो दोनों उसकी खचाटा टेम्पो में बैठकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर नजीब और हकीम बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कोई अच्छी सी AC वाली बस आएगी लेने। खैर, थोड़ी देर पर काफिल जूनियर रेगिस्तान में एक अड्डे पर गाड़ी रोककर हकीम को एक दूसरे काफिल को सौंप देता है। इसके बाद दोनों को यह समझ आ चुका था कि वो किसी गलत आदमी के साथ आ गए हैं। हकीम को वहीं छोड़ने के बाद नजीब को लेकर दूसरे काफिल के हाथ सौंप देता है। अब तक काफिल जूनियर ने नजीब और हकीम को दो अलग अलग काफिलों के हाथों बेच दिया था। नजीब बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास के लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और उसके साथ इंडिया से आया हुआ साथी हकीम भी उससे बिछड़ चुका था। यही सब सोचते हुए नजीब वही रेगिस्तान में बैठ जाता है। रात होने की वजह से बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा था, इसलिए नजीब काफिल के टेंट में सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हम उसके बारे में जान पाते हैं। नजीब यहां आने से पहले अपने गांव में ही नदी से बालू निकालने का काम किया करता था। वहीं पर उसके दोस्त संतोष से पता चलता है कि उसके जीजा सऊदी अरब में बहुत टाइम से रह रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं। सऊदी का वीज़ा बनवाने के लिए मात्र 30,000 रुपये डीलर को देने होते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल की उम्मीद से नजीब ने घर के गहने गिरवी रखकर सऊदी अरब में जाने का डिसीजन ले लेता है। हम आगे देखते हैं कि नजीब की बीवी सैनू प्रेग्नेंट थी और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही सैनू भी नजीब की सऊदी में नौकरी करने के जाने से बहुत खुश थी। उसको उम्मीद थी कि अच्छे पैसे आने से एक अच्छा सा घर बना लेंगे। खैर, सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां नजीब को काफिल यानी कि उसका मालिक उसको लात मारकर उठाता है और बाहर जाकर सोने को कहता है। इसके बाद अगली सुबह नजीब की मुलाकात वही रेगिस्तान में एक बूढ़े आदमी से होती है जिसको हिंदी आती थी और वो वहाँ भेड़ों को चराने का काम करता था और उसे दूध भी निकालता था। नजीब उससे अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी नजीब से कफील को दूध देने को कहता है, लेकिन नजीब खुद पीने लगता है तो बूढ़ा आदमी उसे डांटता है और इशारे में समझाता है कि कफील को देना है। कफील दूध पीने के बाद नजीब को कहता है कि जाओ बूढ़े आदमी से काम सीखो, पर नजीब को कुछ समझ में नहीं आता। नजीब उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो काफिल उसे धक्का मार देता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि इसे काम सिखाओ। अब वही काफिल आदमी आता है जो नजीब को यहाँ लाया था। नजीब उसे कहता है कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं यहाँ आने के लिए, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आया था, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन काफिल नजीब की एक बात नहीं समझता, बल्कि उसकी दशा देखकर आपस में हंसने लगते हैं। नजीब ने एक डायरी में कुछ लिख रखा था जो काफिल को दिखाता है, लेकिन काफिल उसे अपने हाथों से ही फाड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफिल मोटी मोटी रोटियां बना रहा होता है
और नजीब को भी देता है और खुद भी खाते हैं। बूढ़ा आदमी भेड़ों को चरा रहा होता है, तभी नजीब वहां आकर उससे पूछता है कि यहाँ से हाईवे कितना दूर है। तब बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं है और कितने सालों से यहाँ फंसा है इसका कोई हिसाब नहीं है। ये सब जानकर नजीब की हालत ख़राब हो गई थी, उसे घर की याद आने लगी। इसके बाद जब नजीब सोता है तो कहानी पास्ट में होती है, जहाँ नजीब और सैनू अपने होने वाले बच्चे के नाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद पास्ट का ही वो सीन आता है जब नजीब और हकीम अपने गांव से शहर की ओर निकल रहे थे, जहां से वे फ्लाइट के माध्यम से सऊदी अरब जाने वाले थे। नजीब अपनी मां से सैनू का ख्याल रखने को कहता है। इसके बाद वहां से निकलकर सऊदी अरब पहुंचते हैं। अगली सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां नजीब पानी लेकर फ्रेश हो रहा होता है। इतने में जूनियर काफिल वहां आकर उसे मारने लगता है और नजीब से पानी छीन लेता है, क्योंकि वो लोग पानी को खरीद कर यूज़ कर रहे थे। तब वहाँ मौजूद बूढ़ा आदमी नजीब से रेत को इस्तेमाल करने को कहता है। ये सुनकर नजीब को बहुत बेकार लगा। नजीब देखता है कि तभी वहाँ पानी भरने वाला टैंकर आ चुका था। टैंकर के ड्राइवर को देखकर नजीब उससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, तब ड्राइवर भी हेल्प करने से मना कर देता है। इतने में ही वहाँ काफिल आता है और नजीब को मारने लगता है और बंदूक से शूट करने लगता है कि तभी पानी की टंकी फुल हो जाती है और काफिल का ध्यान भटक जाता है। अब पानी को देखकर नजीब को एक बार फिर पास्ट में चला जाता है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। नजीब और सीनू दोनों पानी में साथ नहाते हुए बहुत खुश थे, जहां गांव में उसके पास पानी की कोई कमी नहीं थी और यहां पानी देखने तक का दुर्लभ था। अब अगले दिन हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि काफिल नजीब को आवाज़ लगा रहा होता है भेड़ से दूध निकालने के लिए। तभी नजीब काफिल से बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है। काफिल कुछ अरबी में बोलता है जो कि नजीब को समझ में नहीं आता। नजीब काफिल से बोलता है कि उसे दूध निकालते नहीं आता। काफिल के बार बार बोलने पर नजीब दूध निकालने को तैयार हो जाता है और जैसे ही बैठता है तो भेड़ नजीब को पैर से लात मार देती है। बूढ़े आदमी के गायब होने की वजह से अब से उसके सारे काम नजीब को करने पड़ते थे। अब नजीब को डेली रूटीन हो गया था भेड़ बकरी और ऊँट को चारा पानी देना और दूध निकालना। बहुत टाइम बाद एक दिन नजीब गाड़ी के साइड मिरर में अपने आप को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी, चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। नजीब को अब तो ये तक याद नहीं था कि उसको कितने साल हो गए हैं यहाँ आए हुए। वो काफ़ी परेशान था और अपनी किस्मत को कोसने लगता है और गुस्से से आकर अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाता है और कूदने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है जिस पर गिद्ध का झुंड लगा हुआ था। तभी नजीब नीचे उतरकर उसे डेड बॉडी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो नजीब से पहले बकरियां चढ़ाता था, जो कुछ दिनों से गायब। वो उन गिद्धों को भगाने का प्रयास करता है, लेकिन गिद्ध से हार कर अपनी जान बचाकर खुद भागता है। नजीब बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर ये समझ चुका था कि उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। वो सैनिक को दिया हुआ अचार सूंघता है और वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। अगले दिन नजीब भेड़ों के चराने के बहाने कुछ दूर ले जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तब तक काफिल जूनियर की नज़र उस पर पड़ चुकी थी, जो तुरंत ही उसे अपने ऊँट पर बैठकर नजीब का पीछा करने लगता है और गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। नजीब काफ़ी थक चुका था। काफिल जूनियर उसके पास आकर उसे खूब मारता है और उसे जानवरों के पास ही बांध देता है। रात में नजीब को जब प्यास लगती है तो नजीब जानवरों वाला पानी पीता है, जिससे पता चलता है कि नजीब की लाइफ वहाँ रह रहे बकरियों जैसी चल रही है। इसके बाद समय बीतता है और हम देख पाते हैं कि नजीब की दाढ़ी और बढ़ चुकी थी। साथ ही नजीब को भी अब वहाँ रहने की आदत पड़ चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी वो यहाँ से नहीं निकल सकता। चारों तरफ रेत ही रेत थी। एक दिन नजीब भेड़ चरा रहा होता है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जो कि बहुत ही कम हुआ करती थी। तभी नजीब एक पहाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। नजीब वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ की ओर बढ़ने पर नजीब को उसका बिछड़ा हुआ हकीम मिल जाता है, जो कि बहुत समय बाद उसे मिला था और वो खुद ही एक काफिल का गुलाम था और उसकी हालत भी नजीब की जैसी ही थी। नजीब और हकीम एक दूसरे से मिलते ही गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हकीम की काफिल वहाँ आता है और हकीम को वहाँ से भाग जाता है। इधर नजीब भी दुखी होता है कि उनके साथ ये सब क्या हो गया। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी नजीब को हकीम की तरफ से एक लेटर मिलता है,
जिसमें लिखा होता है कि उस दिन जब वो नजीब से मिला था तब उसके काफिल ने उसे बहुत मारा था। हकीम आगे लेटर में लिखता है कि उसके साथ एक आदमी रहता है जो अफ्रीकी है, उसे इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता है। ये सब जानने के बाद नजीब हकीम से मिलने जाता है, जहाँ उसके साथ वही अफ्रीकी था जिसका नाम इब्राहिम कादिर था, जो खुद भी इस गुलामी से तंग आ चुका था। आगे हकीम नजीम से बताता है कि कुछ दिन बाद काफिल की बेटी की शादी होने वाली है, जिसके लिए सब जाने वाले हैं। उस दिन हम जैसे गुलाम ही बचे रहेंगे। उसी दिन हम इब्राहिम कादिर की हेल्प से यहाँ भाग जाएंगे। अब कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है, जहाँ सभी काफिल दावत में चले जाते हैं। नजीब अपने काफिल के जाने के बाद बहुत सारे पानी से नहाता है और अपने बैग से कुछ कपड़े निकाल कर पहनता है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया था ना तो नहाया और ना ही कपड़े बदला था। नजीब सभी जानवरों के खाना देने के बाद हकीम और उसी अफ्रीकी के साथ निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत खुश थे। रात तक चलने के बाद उन तीनों की प्यास लगती है, तभी उन्हें किसी दूसरे काफिल का टेंट दिखाई देता है, जिसको देखकर इब्राहिम वहाँ से पानी चुराने लगता है। मगर तब वहाँ के काफिल की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उस पर अपनी बंदूक से फायर करने लगते हैं। तब जैसे तैसे इब्राहिम अपनी जान बचाकर नजीब और हकीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। ज़्यादा रात होने पर वो तीनों वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह फिर से चलने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि कल रात भागते समय जल्दीबाजी में रास्ता भटक गए हैं। अब इब्राहिम को भी सही रास्ते का पता नहीं था। चारों तरफ दूर दूर तक बस रेत ही रेत दिख रही थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल सा लग रहा था। हकीम को बहुत प्यास लगने लगती है, तभी उसे बहुत सारा पानी और एक ऊँट दिखाई देता है। उसे देखकर खुशी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन ज़्यादा पास जाने पर पता चलता है कि वहाँ पर मरे हुए ऊँट का कंकाल था, और जो हकीम को दिखाई दिया था उसे असल में मिराज कहते हैं, जो अक्सर रेगिस्तानों में देखने को मिलता है। अब आगे वो लोग अपने गॉड को याद कर रहे होते हैं, तभी अचानक ज़मीन से बहुत सारे सहारन हॉर्न वाइपर निकलते हैं, जो कि दुनिया के बहुत सारे खतरनाक सांपों में से एक माने जाते हैं। अब इब्राहिम और हकीम तो इन सांपों के झुंड से निकल चुके होते हैं, लेकिन नजीब वहीं फंसा रह जाता है। तब इब्राहिम उसे एक ही जगह पर खड़े रहने को कहता है। नजीब बहुत डरा हुआ। कुछ देर में सारे वाइपर वहां से चले जाते हैं और नजीब बच जाता है। इन तीनों को पैदल चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, परंतु अभी भी वो लोग रोड तक नहीं पहुंचे थे। अब होता ये है कि चलते चलते नजीब के पैरों में बहुत छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। अब इब्राहिम अपनी जैकेट फाड़कर उसके पैरों पर बांधता है और तीनों ही अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम बाद हकीम की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। उसको तुरंत ही पानी चाहिए होता है। तब इब्राहिम उसको अपना पसीना पिलाता है। तब हकीम को वही ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है जिसको छोड़कर वो भाग आया है। हकीम की उम्मीद इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो यहाँ से निकलने के बजाय जानवरों वाली ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा मानने लगा था, जो वहाँ के काफिल उसको दे रहे थे। आगे चलने पर हकीम को एक बार फिर उसकी माइंड का इल्यूज़न यानी कि मिराज दिखाई देता है, जिसमें वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खाना देखने लगता है और उसकी तरफ भागने लगता है और रेगिस्तान की रेत का भोजन समझकर खाने लगता है। नजीब उसको रोकने की कोशिश करता है। तब हकीम उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से रेत खाने की वजह से हकीम को खून की उल्टी होती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर नजीब की हालत और बुरी हो गई थी। तब इब्राहिम उसे संभालता है। तभी वहाँ रेत का तूफान आता है। वह दोनों उस तूफान से बच जाते हैं, लेकिन हकीम की बॉडी रेत पर कहीं दब गई थी। इसके बाद नजीब और इब्राहिम आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन दोनों की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसमें नजीब की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वो भी मरने की हालत में आ गया था। इब्राहिम अपनी चिंता न करते हुए उसे अपना जूता पहना देता है। तभी इब्राहिम की नज़र वहाँ पर एक छिपकली पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि आसपास ज़रूर पानी होगा, और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर नजीब और इब्राहिम को पानी मिल जाता है। और ये कोई मिराज नहीं बिल्कुल सचमुच पानी था। और इतने दिनों के बाद वो दोनों जी भरकर पानी पीते हैं। साथ ही इब्राहिम पानी को एक बोतल में भर लेता है और थोड़ा बहुत आराम करने के बाद नजीब के साथ आगे निकल पड़ता है। लेकिन आगे जाने पर भी उन्हें रोड नहीं दिखाई देती, बल्कि अभी भी चारों तरफ रेत का रेगिस्तान ही दिखता है। ये सब देखकर इब्राहिम की भी हिम्मत टूट जाती है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन जब नजीब उठता है तो इब्राहिम नहीं दिखाई देता, बल्कि उसका पानी से भरा बोतल रखा हुआ होता है। इब्राहिम भी अब जिंदा नहीं था।
अब इस रेगिस्तान में नजीब अकेला रह गया था। नजीब हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब उसके पास का पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की आखिरी बूंद को पीने के बाद अब वो चलने का प्रयास करता है तो गिरकर वहीं लुढ़कने लगता है। उसके साथ वो पानी का बॉटल भी लुढ़कते हुए रोड में जा पहुंचता है। नजीब पानी की बॉटल को किसी सख्त चीज से टकराने की ओर ध्यान देता है जो उसे सड़क दिखाई देती है। अब नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रोड में आकर आ रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगता है। काफी मदद मांगने के बाद उसे एक कार आकर रोकती है, जिसके अंदर से एक शेख निकलता है और नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाता है। साथ ही उसे पानी पिलाता है और शहर की तरफ ले जाने लगता है। नजीब वहाँ से निकलकर बहुत खुश था। वो उम्मीद छोड़ चुका था कि वो कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। अब वो फाइनली शहर तक आ चुका था। शहर में वो भटकने लगता है। तभी उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो कि खुद एक मलयाली था और सऊदी में खुद का होटल चला रहा था। नजीब की हालत देखकर वो तुरंत उसकी मदद करता है। नजीब को नहला धुलाकर उसे घर वालों से बात करवाता है। और नजीब को यहाँ आए 4 साल हो गए थे और 4 साल बाद वो अपने घर वाले से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसे बेटा हुआ है, जिसको सैनू अकेले पाल रही होती है। और नजीब ये डिसाइड कर लेता है कि उसे कैसे भी करके इंडिया वापस जाना है अपने परिवार के पास। लेकिन नजीब के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से उसे जेल में ही ऐसे लोगों के साथ रख दिया जाता है जो उसके ही जैसे अपने काफिल के पास से भाग कर आए थे। नजीब का पासपोर्ट काफिल ने एयरपोर्ट पर ही ले लिया था। खैर कुछ टाइम बाद जेल में काफिलों को बुलाया जाता है और वहाँ का ये रूल था कि जो काफिल अपने गुलाम को पहचान लेता है तो उसे अपने साथ ले जा सकता है। नजीब बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ काफिल जूनियर आता है और नजीब को देखता है और आगे निकल जाता है। तब हम काफिल जूनियर की बातों से यह जान पाते हैं कि पहली बार आज से लगभग 4 साल पहले जब काफिल जूनियर हकीम और नजीब को अपने साथ लेकर गया था तो वो उनके साथ धोखा करके ले गया था। यानी कि वो तो लीगली यहाँ पर काम करने आए थे, उनके कंपनी वाले उनको अगले दिन उनको लेने आए होंगे। तब तक धोखे से काफिल जूनियर उनको अपना नौकर बनाकर ले गया। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उनको कुछ भी पता नहीं था और इस काफिल जूनियर को इस इलीगल काम के बारे में पता था कि वो गलती कर रहा है और नजीब उसका एक्चुअल गुलाम नहीं था। इसलिए नजीब को पहचानने से मना कर देता है क्योंकि काफिल जूनियर का नजीब पर हक ही नहीं था, इसलिए उसे वहाँ से नहीं ले जा सकता था। खैर नजीब को अब ये 3 महीने सऊदी की जेल में रहना पड़ा और उसके बाद वो इंडिया आ सका। नजीब को एक बात समझ आ गया था कि आदमी को उतने में ही खुश रहना चाहिए जितना उसके पास है। ज़्यादा लालच और नॉलेज के बिना उठाया गया कदम आपकी ज़िंदगी के नर्क के कुएं में धकेल देता है। इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है।